सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अब आप बोलोगे मैम आप तो कहते हो हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट ये वीडियो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आने वाली एग्जाम से जो आप पेपर लिखने वाले हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम तो हमने दी, पेपर तो हमारा हो गया, लेकिन क्या हमने उस पेपर से कुछ सीखा। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मुझे कहा, किसी ने कमेंट करके, किसी ने मैसेज करके, किसी से मैंने बात की तो उसने मुझे बताया कि मैम हमें पहले पेपर में ना थोड़ी दिक्कत आई। कोई बच्चा कहता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, किसी ने कहा मैम पढ़ के तो गया था लेकिन मैं भूल गया। तो ये जो कॉमन चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पहली एग्जाम में फेस करी, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हुआ क्या वो नहीं, जो हुआ उसको सॉल्व कैसे करें और आगे के पेपर्स में ये चीजें कैसे ना हो, ये दोबारा रिपीट ना हो, इसको हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। देखिए बेटा, जो हो गया सो हो गया, जो पेपर खत्म वो खत्म, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमने फर्स्ट पेपर में कोई मिस्टेक्स करी है, राइट, तो उसको आगे के पेपर्स में हम रिपीट ना करें और क्या ऐसा करें कि आगे ये दिक्कतें हमें ना आए। ठीक है, तो सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा ना पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए, होता है कि बहुत बार जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी आता है, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज लेंदी आती है, अकाउंट्स में आपका प्रोफोर्मा, नरेशन, वर्किंग नोट करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे समय चले जाता है, स्पेशली अगर आप कैलकुलेशंस में क्विक नहीं हो। तो ऐसे केस में पेपर इनकम्प्लीट रह जाना, एक आधा क्वेश्चन छूट जाना, कुछ मार्क्स का पेपर छूट जाना आम बात है। लेकिन क्या कर सकते हो कि आपका पेपर ना छूटे? तो आज मैं आपको अपनी सीक्रेट यहाँ पे टेक्निक बताऊंगी। मैंने जिंदगी में बहुत सारी एग्जाम्स दी है, राइट, और ये मैं सच कह रही हूँ, बट कभी भी मेरा कोई भी पेपर इनकम्प्लीट नहीं रहा है। तो ऐसे क्या जादुई तरकीब है? कोई जादुई तरकीब नहीं है, एक बेसिक सिंपल टेक्निक है जो मैंने फॉलो करी, जो मैंने प्रैक्टिस करी और जिसकी मैंने आदत डाल ली। आज भी मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं कोई भी एग्जाम लिखूँ, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, मेरा पेपर तो कंप्लीट होगा। क्या वो टेक्निक है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बस थोड़ा सा गौर से इसको देखिएगा और जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर की बात करें, ठीक है, अभी ये टेक्निक है ना हर पेपर पे अप्लाई हो जाती है, हर एग्जाम पे हो जाती है, तो कॉमन टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है या तो इनटू सेक्शंस या तो इनटू क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आप देते हो तो उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है। बहुत सारे एग्जाम, जैसे फिलहाल जो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होता है, राइट। तो ऐसे इसको हम सेक्शंस या तो क्वेश्चन नंबर्स कह सकते हैं। अब सबसे पहली तरकीब ये होती है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर्स की बात करूं, देखो एक सिंपल टेक्निक है। मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, टोटल मेरे पास यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना है? अगर मैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करती हूँ तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे 3 आवर्स है। ठीक है, 3 आवर्स की अगर बात करूं तो कितने मिनट्स हो गए? 1 आवर 60 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे 6 3 से कितना हो गया? 180 मिनट्स हो गया ना, राइट। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास मान के चलो 180 मिनट्स है। ठीक है, अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला सबसे सिंपल तरीका जो ज्यादातर बच्चे अपनाते हैं, जिसमें एक मिस्टेक अगेन हो जाती है, मैं बताती हूँ। 3 आवर्स है ना, तो हर एक क्वेश्चन नंबर को मैंने आधा आधा घंटा दे दिया। जैसे पहले क्वेश्चन को मैंने 30 मिनट्स दे दिया, राइट, सेकेंड को मैंने 30 मिनट्स दे दिया, थर्ड को मैंने 30 मिनट्स दे दिया, फोर्थ को मैंने 30 मिनट्स दे दिया, फिफ्थ को भी 30 एंड सिक्स को भी 30। तो ये कॉमन लॉजिक है जहां पे 3 घंटे में मुझे 6 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और वो भी ब्रीफ क्वेश्चन जहाँ पे लेंथी आंसर्स आपको लिखने होते हैं। जबकि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो ये तो आपके एमसीक्यूज है, जहाँ पे आपको एक एक लाइन में आपके सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, राइट। तो ऐसे केस में स्ट्रेटेजिकली अगर सोचो तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादा समय जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 में कम समय जाता है। अब इसको, ये जो
गलती आप करते हो ना, इसको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जब भी यहाँ पे टाइम अलॉटमेंट करो, मतलब मैं होती आपके जगह तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को 30 नहीं बल्कि सिर्फ 15 मिनट्स देती, राइट या तो अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन, दैट इज 20 मिनट्स में आपको देती, राइट। जबकि मैं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो यहाँ पे ये जो 10 मिनट्स मैंने बचाए उसको मैं यहाँ पे ऐड करती और इसको मैं यहाँ पे 40 मिनट टोटल देती, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड तरीका ये होता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रही होती ना, याद रखना मैं मेरे जो MCQs हैं, ठीक है, मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर दी। बहुत सिंपल है। क्या होता है ना, जनरली लास्ट में अगर मुझे केस स्टडी अटेम्प्ट करना है, लेट अस से लास्ट में मेरे पास 20 मिनट नहीं है, मेरे पास अब 10 या 12 मिनट बचे हैं, मैं 8 मिनट कम MCQs में डाल सकती हूँ, ठीक है। आई कैन राइट फास्ट, आई कैन राइट वेरी क्विकली, थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब होगी और क्या होगी। बट अगर केस स्टडी में मेरे पास 15 मिनट कम है, मैं अगर केस पढ़ूंगी ही नहीं तो मैं क्या अटेम्प्ट करूंगी यार। डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि मैंने फट 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 उसको लिख दिया, समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे 2 क्वेश्चंस रह भी गए जो कि नहीं रहने चाहिए, बट रह भी गए तो 2 मार्क गए। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रह गया ना तो भी सीधा 6 मार्क जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। प्लस MCQs आर इजियर टू अटेम्प्ट सो यू कैन डू इट वेरी क्विकली, राइट। मुझे 1 मिनट के बदले 30 सेकेंड्स में भी इसको करना है ना, आई हैव द पॉसिबिलिटी टू डू दैट, ठीक है। तो मैं हमेशा पहले ब्रीफ्स को अटेम्प्ट करती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं कभी भी पूरे 180 मिनट्स आंसर शीट लिखने में नहीं डालती। मेरी हमेशा से एक आदत थी, मैं बहुत ही ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, हाउ टू राइट क्विकली, हाउ टू राइट फास्ट, हाउ टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट हाउ टू राइट एज पर मार्क्स। क्या होता है ना, बहुत बार 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, हमें लगता है यार इसमें 4 में 4 तो मेरे को चाहिए, तो 4 के बदले मैंने 6 पॉइंट लिख दिए, बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जहां पे 6 लिखने थे उधर तुमने 4 लिखे तो उधर तुम्हारे 2 मार्क कट हो गए। ये कोई लॉजिक इसमें नहीं बनता है। आई हैव टू इंश्योर कि मैं टू द पॉइंट लिखूं और मैं उतना ही लिखूं जितनी जरूरत है मेरे दोस्त, जितनी जरूरत है। तो ये चीज मैं हमेशा फॉलो करती थी। तो मैं टेक्निकली क्या करती थी, ये जो 180 मिनट्स मेरे पास है, ठीक है, मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले ये जो मेरे पास टोटल 180 मिनट्स है, इसमें से मैं माइनस करती थी 10 मिनट्स फॉर पेपर रीडिंग। बताती हूँ एग्जैक्टली क्या है। बाकी के 10 मिनट्स माइनस करती थी लास्ट चेक के लिए, ठीक है। एडिशनल में यहाँ पे 5 मिनट्स रखती थी बफर, बीच में पानी पीना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मांगना है, उसको टाई करना है, तो 5 मिनट्स बफर मेरे को चाहिए, राइट। तो टोटल जो 25 मिनट्स है ना, इसमें से मैं इसको माइनस कर देती थी, ठीक है। अब 180 में से अगर आपने मान के चलो 20 मिनट्स समझो माइनस किए तो दैट कम्स टू 160 माइनस 5, तो करीबन आप लेटर से राउंड फिगर भी अगर मैं लेती हूँ तो दैट इज 150 मिनट्स मान के चलो मेरे पास यहाँ पे बचे, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब ये 150 मिनट्स मेरे पास है, मेरा एम है 150 मिनट्स में मेरे को मेरा पेपर लिखकर कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं हमेशा शुरुआत करूंगी जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं। ये जो मैंने 10 मिनट डाले ना पेपर रीडिंग में, क्यों डाले? टाइम पास लग रहा है आपको? नहीं, मैं जब भी यहाँ पे पेपर रीड करती थी ना, तो मुझे MCQs में अगर रीड कर रही हूँ, मुझे उसके आंसर पता है, फटाफट मैंने आंसर्स को नोट डाउन किए, ठीक है। आप साइड में रफ कॉलम में कर लो, आप दिमाग में नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, दिस और दैट, तो मैं उसको मार्क करके लेती थी कि ये दोनों में से मुझे परफेक्टली कौन सा आता है। तभी नहीं सोचना है जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे गए कि 1 भी पढ़ा 2 भी पढ़ा, अभी 1 करूं कि 2 करूं कि 3 करूं कि दोनों करूं, क्या करूं, तभी नहीं सोचना है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है। सिंपल बात, ये आपने कर लिया।
अब मुझे ये भी पता चल सकता है ऐसे समय पे, एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, ये भी पता चल सकता है ऐसे समय पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी आया है, तो हो सकता है मुझे 30 के बदले वहां पे 20 मिनट्स लगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों क्वेश्चन ऐसे आए जो मुझे ठीक से नहीं आते, मुझे सोच के लिखना पड़ेगा, तो ऐसे केस में 30 के बदले 35 मिनट्स लगे। मैं उधर ही अपने एडजस्टमेंट्स कर देती थी कि अरे क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करूंगी तभी 5 के लिए मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, तो आई यूज्ड टू बी वेरी क्विक। वरना क्या होता है ना, 4 में आप हल्लू 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 कर रहे हो, 5 में बॉम्ब फूटा कि भाई ये तो मेरे को आता नहीं है, 10 मिनट ज्यादा चले गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इवेंचुअली इनिशियल स्टेज पे उसको एडजस्ट करो। दूसरी चीज, मैं हमेशा यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना चालू करती थी बाय ब्रीफ, एंड एंड में मैं हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ, हमेशा हमेशा, ये मेरी आदत थी। बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि इन शॉर्टर टाइम में ऑब्जेक्टिव्स लिख सकती हूँ, बट ब्रीफ्स आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात? और जब स्ट्रेस होता है ना, या तो जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, ठीक है, तो ऐसे केस में ना ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ब्रीफ में सोचना पड़ता है, सेंटेंसेस सोचने हैं, एग्जाम्पल सोचने हैं, तो प्रेशर में ना उल्टा हम भूलना चालू करते हैं, ये चीज समझना। तो ये एक तरीका होता है हाउ टू कंप्लीट योर पेपर, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट बेटा पढ़ना होता है ना, याद रखना, उतना ही इंपॉर्टेंट अपना पढ़ा हुआ पेपर में उतारना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट। मैं वो स्टूडेंट रही हूं जिसने अपने एग्जाम्स में 6 सप्लीमेंट भी अटैच किए, फिर भी 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट किया है। ये कोई मैजिक नहीं था, ठीक है। आई एंश्योर्ड कि मैं ये प्रैक्टिस करूं और कॉन्स्टेंटली करूं, और ये चीज मैं कभी नहीं भूली हूं कोई भी एग्जाम में, और मैंने इसको हमेशा किया है इन एनी एग्जाम दैट आई अटेम्प्ट, एनी, ठीक है। करके देखिएगा और कमाल देखिएगा, जिंदगी में कभी कोई पेपर इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। बोर्ड पेपर की तो बात ही छोड़ दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बच्चों से सुनी कि पढ़ के तो गए थे, हम एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके रिवीजन करके पढ़ के तो गए थे, बट यहां पे भूल गए पेपर देखते सारी चीजें। बहुत आम बात है, लोगों का पेपर आते ही ब्लैंक हो जाना, सब कुछ भूल जाना, दिमाग एकदम सुन हो जाना कि 5 मिनट हम ऐसे ही बैठ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे देख रहे, फिर आगे देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये आम बात है, ठीक है। ये 10 में से 2 से 3 स्टूडेंट्स के साथ, मतलब 30% बच्चों के साथ होता है, आपके साथ सिर्फ नहीं हुआ है, पहली चीज। अब सवाल ये कि मैम तो करे क्या? सबसे पहले जब भी आप ब्लैंक होते हो ना, तो उसका कारण समझो। ब्लैंक होने का, चीजें भूल जाने के कई कारण होते हैं, कुछ कॉमन कारण जो बच्चों में पाए जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कारण होता है कि एग्जाम के एक दिन ही पहले हमें लगता है कि हमें कुछ समय का यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, कोई कमी नहीं छोड़नी, तो उसके कारण में हमारी लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, ठीक है। सोते नहीं है हम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सो के तुम एग्जाम हॉल में आते हो, शक्ल देख के पता चलता है भाई ये बच्चा सोया नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्लीप वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि जब नींद नहीं मिलती ना, जो नींद है ना वो आपकी ब्रेन के लिए एक फ्यूल की तरह है। अब गाड़ी को तुम फ्यूल नहीं दोगे तो गाड़ी ठीक से चलेगी क्या? ढू ढू ऐसे चलेगी ना, वैसे तुम्हारा ब्रेन चलेगा फिर, ठीक है। उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, सोऊं कि पेपर पढ़ूं कि लिखूं कि क्या करूं। पहली चीज लैक ऑफ स्लीप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है जो बहुत ही कॉमन रीजन होता है, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस या तो जो एग्जाम फियर होता है, जो एग्जाम का डर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम डर जाते हैं, स्ट्रेस में रहता है, तो स्ट्रेस में ना दिमाग काम करना कम हो जाता है। क्या करें? बहुत इजी चीज है जो आपको करनी है। सबसे पहले तो एग्जाम के पहले नींद अच्छे से करें। मैं नहीं कह रही हूँ 8 घंटा सो, बच्चा नहीं सोएगा, मुझे भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रही कितने घंटे सो, आप अपनी बॉडी को मेरे से बेहतर जानते हो। मेरे में कैपेसिटी है कि मैं 3 दिन 4 दिन तक सिर्फ 2 से 3 घंटा सो के भी उतनी एफिशिएंसी से काम करूं, ये मेरी बॉडी की कैपेसिटी, आपकी है? आप सोचो। अगर आपको लगता है भाई मेरी बॉडी नहीं झेल सकती, मेरे को नींद तो चाहिए ही चाहिए, स्लीप प्लीज। और आपको लगता है नहीं मैं 3 घंटा सो के भी आई एम फ्रेश, आई एम कंप्लीटली फाइन एंड रिलैक्स्ड, फाइन, 3 घंटा सो। यू डिसाइड एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। देखो बेटा हम तो क्या कहते हैं 6 घंटा सो लो, 4 घंटा सो लो, 5 घंटा सो लो, बट टेक्निकली और ऑनेस्टली बोलूं ना तो सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। आप सोचो आपको क्या चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, तो कभी भी अगर आप ब्लैंक आउट फिर भी होते हो, तो इसका सोल्यूशन मैं बता रही हूं। कभी भी अगर ब्लैंक आउट होते हो ना,
तो सबसे पहली चीज, क्लोज द पेपर, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। सबसे पहली चीज करो। ब्लैंक होगा ना तो क्वेश्चन पेपर को और मत पढ़ो, पेपर को बंद करो, क्लोज योर आईज, 3 बार डीप ब्रेथ लो, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड चीज, ड्रिंक वाटर। अब इससे 2 चीजें होती है। जब आप पेपर बंद करते हो, आंख बंद करते हो ना, आंख बंद करते ही हमें रियलाइज होता है कि हम यहाँ पे क्यों है, हमने कितनी मेहनत करी है और किसके लिए करी है, उसको याद करना। फर्स्ट थिंग, गिव योरसेल्फ सम मोटिवेशन, गिव योर ब्रेन सम मोटिवेशन, लेट द ब्रेन फोकस, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि भाई शांत हो जा, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। सेकेंड चीज, जब आप पानी पीते हो, यू आर हाइड्रेटिंग योर बॉडी, ठीक है। तो वो हाइड्रेशन, वो पानी जाके जो थोड़ा सा नींद खुल जाना, वो थोड़ा सा फ्रेश फील करना, ये करो। टेक 3 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स, ये चीजें करो। वापस अपना पेपर खोलो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया, नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, गो टू क्वेश्चन नंबर 2, गो टू क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पेपर रीड करो। कभी कभी ब्लैंक होने का कारण ये भी होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं ना, तो हम बच्चों की ना एक आदत होती है, ऑब्वियसली मैं बच्ची नहीं हूँ बट एक कॉमन बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारी एक आदत होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया ना, तो उधर ही ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता, और तुम डर जाते हो। सी डोंट डू दैट। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है बट 2 3 4 5 6 सब आता है तुम्हें यार, वो तो देखो। एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं आता है बोल के पूरे पेपर को बिगाड़ोगे क्या, ये नहीं करना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। चलिए नहीं आता है ना, बाकी सब तो आता है, वो तो कर ले अटेम्प्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी ये चीजें होती है, पहले कारण समझो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, फिर भी बहुत कॉमन इशू था, है और रहेगा। तो ये जो टिप्स है वो बहुत यहाँ पे काम करती है। लास्ट और सबसे जरूरी चीज जो मैंने ज्यादा बच्चों से, 50% बच्चों से सुनी, वो ये थी कि मैम मेरा पेपर बहुत खराब गया, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे परसेंटेज पे अफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सोच के आगे के पेपर की तैयारी ना करके परसेंटेज को और कम करो, खुशी मिलेगी, इंप्रूवमेंट होगा, फायदा होगा नहीं। देखो बेटा, एक चीज समझो, पहली बात तो आपका पेपर खराब गया, क्यों गया? हो सकता है आपने तैयारी नहीं की, रीजन नंबर 1। हो सकता है कि पेपर ही डिफिकल्ट था, तो सबका था। हो सकता है कि आप ब्लैंक हो गए, आगे नहीं होना है। तो हर एक प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन पे अगर काम करोगे ना, तो आपकी जिंदगी बेटर हो सकती है। सी लाइफ में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और एक जो प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को समझ के सोचते भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। ये कैटेगरी ना हमेशा आगे ही रहेगी इनसे। तुमको किस में जाना है? तो पेपर अच्छा नहीं गया, फेयर इनफ। फर्स्ट थिंग, आपने क्या मिस्टेक्स करी इस पेपर में? पहला काम यही होता है हर एग्जाम के बाद, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। आपने क्या मिस्टेक्स करी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में बहुत स्लो लिखा तो आपका पेपर इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किया था तो एंड मोमेंट ठीक से याद नहीं आया। उसके अलावा आप एक रात पहले ठीक से सोए नहीं थे, एंड मोमेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई करी तो उसके कारण आप एकदम ऐसे टेंशन में चीजों को भूलते गए, अधूरा अधूरा लिखते गए, बहुत स्ट्रेस में आ गए। ये आपने मिस्टेक्स करी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो भाई नेक्स्ट एग्जाम में पहले से स्पीड मेंटेन रखना, यहाँ पे टाइमर लगाना, टाइमर के मुताबिक चलना, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक दिन रिवीजन के लिए रखना। लैक ऑफ स्लीप तो पहले से तैयारी करके मिनिमम 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप रखना एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी मैं कह देती हूँ, ठीक है। तो जो गलतियां करी ना बेटा, सबसे पहले उसको समझो और आगे के एग्जाम्स में उसको रिपीट ना करो। हो सकता है कि पेपर खराब गया तो उससे आपका परसेंटेज कम हो सकता है। ये कोशिश करो कि एक एग्जाम हुआ, बाकी 4 एग्जाम, 5 एग्जाम जो भी आपकी बाकी है उसमें 2-2, 4-4 मार्क्स भी अगर ज्यादा आ गए ना,
rather than जो आपने टारगेट किए थे, जैसे मैंने 90 टारगेट किया था, मैं 93 लेकर आई, एक में 94 लेकर आई, एक में 92 लेकर आई, अरे ये पेपर का कवर अप हो गया ना तुम्हारा। शुरुआत में अगर पता चला, यू आर सो मेनी एग्जाम्स टू कवर अप मेरे दोस्त, सो मेनी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सोच के कुछ नहीं होगा, आइडेंटिफाई करो कि क्या गलती की और तुम उसको बस यहां पे करेक्ट करो, ठीक है। बाकी जो हमारी विशेष है, हमारी जो दुआएं है, आशीर्वाद है, वो तो आपके साथ है ही, ना ही हमारी बट आपके जो भी बड़े हैं, आपके जो भी घर वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ याद रखना उनका पूरा सपोर्ट और उनका पूरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर एक बच्चे की, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए कि बच्चा ना भले एग्जाम अकेले लिखता है, लेकिन उसके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं ना कि यहाँ पे ना गिरने वाली नौबत ही नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मच सपोर्ट, यू हैव सो मेनी पिलर्स स्टैंडिंग बिहाइंड यू। समझ रहे हो बात को? तो तुम गिरोगे नहीं और हम तुमको गिरने देंगे नहीं, याद रखना। तो जो हुआ सीखो, आगे बढ़ो। बाकी अपनी एग्जाम्स की जो तैयारी है भाई जोरदार यहाँ पे रखना, जो हो गया उसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जैसे मैं कभी टेंशन नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से बिल्कुल शुरू रखना और ये टिप्स को जरूर आजमाना आगे के एग्जाम्स में। अगर ये दिक्कतें आई है तो ये इसका सोल्यूशन है, बट इसके अलावा भी अगर कोई और दिक्कत एग्जाम में आई, कोई और प्रॉब्लम आपने फेस करा, या आपका पेपर अच्छा गया या ओके गया, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, ठीक है। दोबारा ऐसे वीडियोस के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।